आप सुन रहे हैं कैलाश मांझू बिश्नोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टर साहिबा। पिछले 2 वीडियो में आप इस पुस्तक के अध्याय 8 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 9 से सुनेंगे। अध्याय 9 है अर्श से फर्श पर। आगे की रणनीति पर डिस्कशन करते हैं। रिजल्ट के 5 दिन के बाद केडी सर का कॉल आया, गिरीश मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं और एंजल दोनों केडी सर से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गए। सर ने सिविल सेवा में सफलता के लिए धैर्य शब्द को सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा, जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर मेहनत व लगन के साथ साथ धैर्य का होना भी अत्यंत आवश्यक है। एंजल ने महसूस किया कि जरूरी नहीं कि सफलता शुरू के 2-3 प्रयासों में ही मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो धैर्य का परिचय देते हुए आगे के प्रयास करने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के धैर्य के गुण को दैवी संपदा बताया गया है। धैर्यवान होने का आशय है स्वभाव से शांत होना। जब आप शांत होते हैं तो आप स्थिरता से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धीरज यानी धैर्य मात्र प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। धैर्य शब्द एक कीमती सद्गुण है। इस सद्गुण को प्राप्त करने में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसके लिए बस आपके मन को ही अभ्यास की जरूरत होती है। आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। धैर्य वह शक्तिशाली गुण है जिससे कोई भी व्यक्ति निराशा, हताशा, तनाव, असफलता, कुंठा, क्रोध, जल्दबाजी और असहिष्णुता आदि से बचकर आत्मविश्लेषण व प्रगतिशीलता के दम पर सफल व खुशहाल जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए सफलता पाने के इच्छुक हर व्यक्ति को धैर्य बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। धैर्य यानी धीरज हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेने से चूजा निकलता है, ना कि उसे तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हम कह सकते हैं कि धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। जितने भी महान वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने सालों तक अपने अनुसंधान की सफलता का इंतजार किया है। जिस व्यक्ति के अंदर इंतजार करने की क्षमता है, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर व्यक्ति को लगातार असफलता मिल रही हो तो भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है। पौधों की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा वक्त लगता है, ठीक उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा होने में लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले को बाद में पछतावा ही मिलता है। इसलिए हमें धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमें उपयुक्त समय, अवसर वो सफलता तक जरूर ले जाता है। दूसरी बात केडी सर ने यह बताई कि जीवन में हार और जीत दोनों साथ साथ चलते हैं। यह प्रकृति का नियम है। हमें यह मालूम नहीं होता कि पहले जीत है या हार। हमें तो परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हार मिलने पर हमें अपने मन में निराशा को जरा भी स्थान नहीं देना है। यदि हार भी गए तो क्या हुआ, आगे जीत हमारी प्रतीक्षा में बैठी है। जो लोग अपनी सारी ताकत को अपने काम या लक्ष्य में लगा देते हैं, उन्हें अवश्य विजय मिलती है। जॉर्ज स्टीफंसन ने रेलगाड़ी में सुधार करने के लिए 15 वर्ष लगाए। जेम्स वाट ने 20 साल तक भाप के इंजन का अध्ययन किया था।
वेबस्टर को अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने में 26 साल लगे और अमेरिका का इतिहास लिखने में जॉर्ज बैनक्रॉफ्ट ने 23 वर्ष खर्च किए थे। कर्म करने और उनका परिणाम पाने में कई बार लंबे समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने में कुछ वक्त लगता है। अखाड़े में दाखिल होते ही कोई पहलवान नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है। कर्म से चाहे कोई भी हो। प्रख्यात वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन जब 67 वर्ष के थे तभी एक दिन उनकी करोड़ों रुपये की फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। इस कंपनी का बीमा बहुत कम धनराशि का था। अपनी जिंदगी भर की कमाई को आग में जलते देखकर वे बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सारी कमियां इस आग में जलकर नष्ट हो गई। ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से कार शुरू करेंगे। इतने बड़े हादसे के बाद एडिसन बिल्कुल निराश और हताश नहीं हुए, बल्कि केवल 3 हफ्ते बाद ही अपने पुरुषार्थ के जरिए उन्होंने फोनोग्राम का आविष्कार कर दुनिया को चकित कर दिया। मनुष्य के दाएं हाथ में सफलता होती है और बाएं हाथ में असफलता, लेकिन सफलता पाने के लिए कर्मशील होना बहुत जरूरी है। इसलिए कर्म को सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए मंजिल मिलने तक कर्मशील बने रहिए। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को रंक तो किसी को धनवान बनाता है। वर्तमान में शुभ कर्मों के द्वारा सभी अभावों पर विजय प्राप्त कर उज्जवल भविष्य का निर्माण करने पर ध्यान देना चाहिए। यह पुरुषार्थ ही है जिसे करते हुए हम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रक्रिया में कठिनाइयां और दुख हमारे शत्रु हैं, जिनसे हमें श्रम के बल पर लड़ना है और विजयी होना है। इसी में हमारा सार्थक जीवन है। कमल देव सर ने हर वह संभव मोटिवेशन देने की कोशिश की ताकि हम सिविल सेवा में मिली असफलता को भुलाकर वापस तैयारी में लग जाए। सर से 40 मिनट की मुलाकात के बाद हम दोनों वापस आ गए। एंजल को इस बात को लेकर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने जीएस पेपर की कॉपी के ऊपर ओम विष्णु क्यों लिखा था, जिसकी वजह से पेनल्टी लगाई गई। हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी अपने किए पर पछतावा यानी अफसोस होता है। अक्सर अफसोस तब होता है जब अतीत में लिए गए हमारे किसी निर्णय का बुरा परिणाम निकलता है और हम बस यही सोचते हैं कि अगर ये ना करके ये किया होता तो आज जीवन कुछ और होता। अफसोस या पछतावा अक्सर एक खराब निर्णय की भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। सही करियर न चुनना, असफलता, मनपसंद जीवन साथी से विवाह न कर पाना और जीवन में अपेक्षित तरक्की नहीं कर पाना जैसे कई और कारण होते हैं, जिनकी वजह से कई लोग जीवन भर अफसोस या आत्मग्लानि में जीते रहते हैं। चिंता और पछतावा दोनों मनुष्य के जीवन के लिए विष के समान है। फर्क सिर्फ यही है कि पछतावा अतीत को लेकर किया जाता है और चिंता हमें आने वाले समय की सताती है, लेकिन इन दोनों के दुष्परिणाम एक जैसे हैं। रिग्रेट व्यक्ति के जीवन को अतीत में जीने पर मजबूर करता है, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। पछतावे का लगातार बने रहना तन मन पर बुरा असर डालता है। स्वयं को बार बार दोषी ठहराना व्यक्ति की खुशहाल जिंदगी में अवरोधक बन जाता है। पछतावे की भावना से पीड़ित व्यक्ति में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अफसोस हमारे अंदर भय भी पैदा करता है। हमें इस बात का डर लगने लगता है कि हमारे जीवन का हर निर्णय गलत ही होगा। एंजल ने मुझसे बताया कि 2-3 दिन से उन्हें बहुत अधिक पछतावा हो रहा है, तो मैंने उन्हें कहा, गलतियां हर किसी से होती है। प्रयास करने पर गलती होना स्वाभाविक है,
इसमें कुछ भी अनहोनी नहीं है और ना ही कुछ गलत। लेकिन किसी गलती पर जो अनजाने में या अज्ञानतावश हुई हो तो उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए, परंतु हमें हमारी गलतियों से सीख अवश्य लेनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति का गुण यह है कि वे कभी भी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं करते हैं। नौकरी की बात हो या कोई रिश्ता, वे कभी भी वापस नहीं जाते यदि उन्होंने कुछ अच्छे और वास्तविक कारणों के लिए उन्हें छोड़ दिया है। इसलिए अगर आपकी आदत में अपने फैसले के लिए बार बार वापस लौट जाना है तो सफलता प्राप्त करने के लिए यह आदत छोड़नी होगी। गलतियों और अतीत की असफलताओं को बार बार याद नहीं करना चाहिए। जीवन में खुशी और सफलता के लिए यह बेहद जरूरी है कि भविष्य को आशा के साथ देखें, लेकिन अतीत को पछतावे के साथ नहीं। बिना पछतावे के अपने अतीत को स्वीकार करें, अपने वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालें और बिना किसी डर के अपने भविष्य का सामना करें। कुल मिलाकर बात यह है कि अफसोस करना समय, संकल्प और शक्ति को व्यर्थ बर्बाद करना है। इसलिए सच्ची लगन से तथा सोच समझकर लिए गए अपने किसी निर्णय पर किसी एक दिन भी पछतावा ना करें। पछतावे के साथ जीने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है, इसलिए पश्चाताप से मुक्त जीवन जीना हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए। अरे सर, आपके इस मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा आपके ऋणी रहूंगी। इतनी शानदार और बेबाक तरीके से आपके विचार सुनकर दिल अति प्रसन्न हो जाता है। एंजल ने ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट करते हुए कहा। लगभग दर्जन भर मोटिवेशनल किताबें पढ़ी है, उस वजह से मोटिवेशनल बातें मुखमंडल से निकल जाती है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। अगर आसपास का माहौल अनुकूल ना हो तो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था, वो आज सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हो तो आप विषम हालतों में भी हीरो बनकर उभर सकते हो। ध्यान रखो, अगर आप लगन से काम कर सकते हो तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखना। सिविल सेवा एक मिशन है। दृढ़ इच्छा शक्ति, त्याग, समर्पण तथा धीरज के साथ अपने एक बेहतर निर्णय को पंख दे दे। अपनी सादगी को दूसरे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के भेंट कभी न चढ़ाए। भीड़ से हटकर अपने को निरंतर अभ्यास में झोंके रखे, कभी मुश्किलों से टूटे नहीं। एक बात हमेशा याद रखे, उस पार है उजियाला ही उजियाला, उस पार है उम्मीदें ही उम्मीदें। बस अंधेरा तो है देरी तक, इस देरी को पार तो कर। एक दिन बैठे बैठे एंजल के पापा ने प्रिंसिपल साहिबा से कहा, बेटी का ब्याह करा दें क्या? 1 साल और ठहर जाइए, क्या पता इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। एंजल की मम्मी ने कहा। शुरू के 3 प्रयासों में भी यूपीएससी नहीं निकला तो एंजल के पापा ने उनकी शादी कराने का मन बना लिया था। पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों में सामान्यतः 10 साल की उम्र में बाल विवाह और 18 साल की उम्र तक गौना हो जाता है। अभिभावकों द्वारा 24 साल की उम्र में भी एंजल की शादी न करने का एक बड़ी वजह बिटिया को कलेक्टर बनते हुए देखने की चाह थी। आस पड़ोस में बहुत से लोग कहने लगे थे कि लड़की की उम्र शादी लायक हो गई है। यह डिजिटल इसका जमाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आजकल रिश्ते जुड़वा भी रहे हैं और तुड़वा भी रहे हैं। स्मार्टफोन की बला ने हर इंसान को ऐसा स्वतंत्र टापू बना दिया है जहां वह फेसबुक, व्हाट्सएप आदि की वर्चुअल भीड़ के साथ अकेलेपन में खुश है।
कोई 70 वर्षीय चंपकलाल किसी 17 वर्षीय बाला से प्रेम प्रसंग बढ़ाने में जुटे हैं। अब मेल जोल का सिलसिला भी चल निकलने वाला है। इस डिजिटल इसका क्या कहना। अंकल जी को हॉकी चॉकलेट से होते हुए गार्डन में मिलने तक का ऑफर मिल चुका है। इसके बाद चंपकलाल जी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आजकल लोग सबसे ज्यादा व्यस्त कहाँ पर मिलते हैं? सोशल मीडिया पर। डिजिटल युग के डिजिटल बच्चों को सोशल मीडिया पर छाई बाहर ही निकलने नहीं देती है। कोई फेसबुक से बाहर निकलता है तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन बुला लेते हैं। उसके पश्चात कुछ याद रहता है भला? कब 1-2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ से कभी याद करके बाहर आ भी जाए तो ट्विटर वाली नीली चिड़िया चहचहाने लगती है। फिर अब अगर उसकी चहचहाट नहीं सुनी तो अपने नेताओं और अभिनेताओं के सुविचारों से महरूम रह जाएंगे। इसलिए इसकी सबसे पहले सुननी पड़ती है। ट्विटर से बाहर आ भी जाए तो फिर इंस्टाग्राम बाबा पर तितलियां की तरह फुदकती बालाओं की रील्स भी देखनी है, क्योंकि विशुद्ध मनोरंजन अब तक तो नहीं पाया था। आजकल के बच्चों और युवाओं की सुबह भी सोशल मीडिया के साथ होती है और रात तो सोशल मीडिया के सहारे ही कटती है। कभी गर्लफ्रेंड का लास्ट सीन चेक करना, कभी ब्लॉक हो गए तो अनब्लॉक होने के तिकड़मबाजी करना, कभी मैसेज का इंतजार करना वगैरह वगैरह। कुछ युवा खाते समय, सोते समय, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी इस सेवा का भरपूर लाभ उठाते हैं। सोशल मीडिया का सबसे अच्छे से यूज करते हैं हमारे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प। वह डिजिटल जमाने के पहले प्रेसिडेंट हैं जिनकी नीतियां ट्विटर पर बनती बिगड़ती है। ट्विटर पर कुछ और लिखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलते हैं। ट्रम्प साहब हर 2 घंटे में अपना बोला वापस भी ले लेते हैं। ट्रम्प साहब दुनिया के ऐसे पहले प्रेसिडेंट भी हैं जिन्होंने सच्ची न्यूज को फेक न्यूज और अफवाहों को सच कहने की शुरुआत की। कुछ खबरियां चैनलों के आंकड़ों के मुताबिक वह एक दिन में 17 झूठ बोलते हैं। मीडिया ने अपने ढंग से खोजबीन कर टीवी स्क्रीन पर लहरा दिया कि वह आज तक 10,000 से ज्यादा बार झूठ बोल चुके हैं। यहाँ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यूएसए में कौवे नहीं पाए जाते या फिर उन्होंने झूठ बोलने वाले को काटना छोड़ दिया है। अगला अध्याय है प्री परीक्षा। मेरा और एंजल दोनों का आईएएस प्री परीक्षा 2019 का सेंटर जयपुर था। मेरा सेंटर था महारानी कॉलेज में और एंजल का सर्वोदय स्कूल में। दिन था रविवार का और तारीख थी 2 जून। प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर कंप्लीट होने के बाद मैंने एंजल को कॉल किया। आपका पेपर कैसा हुआ है एंजल? फर्स्ट तो अच्छा हुआ है। इस हॉट मौसम में भी एक चीज सबसे हॉट है, पता है? मैंने कहा, क्या एंजल? तुम? जून महीने की इस हॉट मौसम में भी ऐसा बहुत कुछ है जो बड़ा कूल है। एंजल ने कहा, कौन? ग्रीस? तुम? हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे लगता है कि सूरज अपनी ही गर्मी से तड़प रहा है, लू लग गई है उसे। एंजल ने कहा, आप चाहे जितना कोस लो सूरज को लू नहीं लगती, लेकिन इधर जरूर गर्मी से थर्मामीटर टूट रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुम गर्म तवे पर चने की तरह क्यों चल रहे हो? उन्होंने हंसते हुए कहा, सूरज की भी गर्लफ्रेंड होती तो उसे कंट्रोल में रखती। टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर गया है। इसका मतलब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ग्रीस। हाँ भी और नहीं भी। इसलिए क्योंकि मैं उनको गर्लफ्रेंड के रूप में देखता हूँ, नहीं इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं है। मैंने बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया।
कौन है वह सौभाग्यवती? यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। यह बताओ लंच किया या नहीं? उन्होंने कहा, नहीं यार, अभी नहीं किया है। तुमने? मैं तो घर पर आ गई हूँ। यूपीएससी का सेंटर नजदीक था, थोड़ी बहुत रेस्ट करने के लिए घर की ओर रुख कर लिया। चलो सीसेट पेपर के बाद में बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सीसेट में फेल न हो जाऊं। मेरा सीसेट बिगड़ गया और आत्मविश्वास एकदम जमीन पर आ गया है। क्या ही करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। एंजल ने सीसेट पेपर में आंसर चेक करने के बाद शाम को 7 बजे के करीब मुझे कॉल करते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। आत्मविश्वास को डाउन मत करो, तुम्हारे काट कर के 29 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, चाहिए तो केवल 27 क्वेश्चन ही। एक दो अन्य क्वेश्चन की आंसर की से आपने आंसर चेक करो, मैंने एंजल से कहा। किसी कोचिंग में 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो किसी किसी कोचिंग में 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अरे यार, सोचा नहीं था इतने डूब जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ जीएस फर्स्ट पेपर में 100 से ज्यादा नंबर आ रहे हो और सीसेट में 1 या 2 नंबर से फेल हो जाओ तो ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्द होता है। इस बात को समझो कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो संकटों से पार पाने के लिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही जरूरी है जितना किसी फूल में सुगंध का होना। अगर किसी व्यक्ति के पास योग्यता, क्षमता और पर्याप्त संसाधन है लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति से सफलता उतनी ही दूर है जितनी दूर समुद्र के किनारे बैठे व्यक्ति से मीठा पानी। दूसरी तरफ तमाम अभावों के बावजूद अगर किसी इंसान के अंदर खुद को साबित करने का विश्वास है, यानी वह आत्मविश्वास से लबरेज है, तो उसे सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर बाधाओं, कठिनाइयों और परेशानियों से डटकर सामना करने के लिए शक्ति और साहस देती है। दृढ़ संकल्प, आशा और आत्मविश्वास से ही हमारी शक्तियां जागृत होती है। इनसे हमारी कार्य क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। बात तो सही कह रहे हो। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे सारे संकट बौने हो जाते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति के सामने मुसीबतों के पहाड़ भी सपाट मैदान की तरह नजर आते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोगों ने अपने विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी सफलता और साम्राज्य हासिल किया। नहीं तो एक सामान्य घर में पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य कभी सम्राट नहीं बनता। खुद पर यकीन होने पर हम अकेले ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपको स्वयं पर विश्वास हो कि मैं यह काम कर सकता हूँ तो उसे आप एक दिन अवश्य पूरा कर लेंगे, क्योंकि मनुष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास है। एंजल ने कहा, यदि किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा है तो वह पहले ही आधी लड़ाई जीत चुका है। दुनिया के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं पराजित होते जितने कि सिर्फ घबराहट से। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया में बड़ी से बड़ा काम सहज कर लेते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह कोई लक्ष्य निश्चित कर ले तो उन्हें स्वयं पर यकीन रखना चाहिए कि उसे सही तरीके से पूर्ण भी कर लेगा। आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जो सफलता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। अरे बाबा, आपने तो आत्मविश्वास पर पूरा लेक्चर ही सुना दिया, एंजल ने तपाक से कहा। अरे
ऐसा कुछ नहीं है, किसी को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ कह दिया। मैंने अपनी लंबी चौड़ी मोटिवेशनल स्पीच को बाईपास करने की कोशिश की। चलो कल सुबह मिलते हैं मानसरोवर पर। मैं कल सुबह आपको कॉल करता हूँ। तो फिर शुभ रात्रि। मार्च 2020 में कोरोना की एंट्री ने यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम को खलल में डाल दिया। एंजल का इंटरव्यू 25 मार्च को होना था, लेकिन मोदी जी के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण इंटरव्यू 4 महीने आगे खिसक गया। एंजल अपने इंटरव्यू को लेकर बहुत अधिक परेशान थी। मैंने उन्हें कहा कि आप इस चीज को पॉजिटिव में ले और बहुत अच्छे से तैयारी करें। क्या पता इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आने की वजह से प्रॉपर आईएएस बन जाओ इस बार ही। हम दोनों ने साथ इंटरव्यू की तैयारी की। मैं हर रोज में 10 से 15 क्वेश्चन इंटरव्यू रिलेटेड पूछता था। फ्लैट की बालकनी में ताजा तरीन अखबार ने दस्तक दी। सुबह सुबह अखबार पढ़ने का अपना अलग ही आनंद होता है। वैसे आजकल अखबार वाले खबर छापते कम छुपाते जाएं। कुछ दिनों से गलवान घाटी में तनातनी के कारण देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम जोर पकड़ रहा था। कोई फोन से टिकटॉक ऐप को डिलीट कर रहा था, तो कोई शुगर पेशेंट चीनी को अपनी लाइफ से, कोई चाइनीज फोन से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो का कैंपेन चला रहा था, तो कोई चीनी फोन ना खरीदने के वादे कसमें खा रहा था। इसी बहिष्कार की बयार में चीनी वायरस आग गले लग जा को तगड़ी चुनौती पेश कर रहा था। कोरोना भरी सुबह बड़ी अजीब हो गई थी। ना सुबह को घूमने के लिए कोई पार्क में जा रहा था, ना ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में टिफिन लिए स्कूल जा रहे थे, ना ही सुबह सुबह कॉलोनी में कोई चहल पहल थी। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी घर में दुबके हुए थे कि कहीं कोरोना हमारे घर एंट्री ना ले ले। लोग दूध का पैकेट भी किराना स्टोर से लेकर आते थे तो कम से कम उन्हें 2 या 3 बार डिटर्जेंट से धोकर यूज करते थे। सुबह शाम बालकनी में से ही हाय हेलो जरूर करते थे। सरकार द्वारा हाथ मिलाना वर्जित घोषित कर दिया था, जिसके चलते दूर से ही नमस्ते की संस्कृति चल निकली थी। सुबह सुबह मेरा मित्र सुमित कोरोना की तरह मेरे रूम में घुसा। उनके घुसने के साथ ही मैंने सबसे पहले मेरे हाथों में सैनिटाइजर लगाया। उसके बाद सुमित को भी सैनिटाइजर पकड़ाते हुए कहा, WHO ने पहले 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने की बात कही है भाई, सावधान। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार यह कथन अवश्य कहता है कि एक दिन उसका भी टर्म आएगा, और दुख की बात यह है कि कोरोना काल में लाखों लोगों का एक साथ टाइम आ गया और वे अनेक चटकार रंगों से भरी इस खूबसूरत दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर रुखसत हो गए। सुमित ने कहा, क्या ख्याल है लव गुरु भाई, जिस तरह चेचक को माता का दर्जा मिला था, वैसे ही कोरोना वायरस को ससुर का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? इस ससुरे ने सबके चेहरे ढकवा दिए। मैंने नल बंद करते हुए कहा, क्या आपको अब कोरोना से डर लग रहा है? क्या WHO का कहना है कि हवा से कोरोना वायरस फैल सकता है? लव गुरु ने खुद डरते हुए पूछा। उम्र बढ़ने के साथ लोगों में मोतियाबिंद उतर आता है, लेकिन मेरे नैनों में मोतियाबिंद की जगह कोरोना वायरस उतर आया है। आजकल मैं लोगों को कोरोना वायरस बड़ी नजर से देखने लगा हूं और मुझे चहु और अदृश्य वायरस ही दिखाई पड़ रहा है।
21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की क्या मानी जाएगी? जब कोई गधे बेचकर सोए और सपनों में घोड़े बेचो तो इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की ही माना जाएगा। ऐसा दौड़ा जैसा घोड़ा फिर भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या खाक दौड़ा? यूपीएससी के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मैं पिछले 4 साल से हर दिन 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और यूपीएससी प्री भी नहीं निकले, तो कहेंगे कि ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा फिर भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या खाक दौड़ा? जैसे लवगुरु भैया आप, हम तीनों दोस्त ठहाका लगाकर हंस दिए। इस दुनिया में ईमानदार इंसान कौन है? बेईमानी से भरी इस धरा पर ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता। तभी सुमित के दूर के अंकल जी का कॉल आया। पूछने लगे आजकल क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया बस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ पर भी हो जाए। एसएससी का भी फॉर्म फिल किया है, बैंकिंग का भी आने वाला है, साथ में प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहा हूँ और शादी का भी देख रहा हूँ। अंकल जी ने फिरकी लेते हुए कहा बस कर पगले, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलेगा। लॉकडाउन से धीरे धीरे ढील दी जाने लगी। हालांकि रेड जोन हो या अन्य क्षेत्र, स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया और दारू के ठेके खोल दिए गए। स्कूल कॉलेज बंद होने से ज्ञान की आपूर्ति भले ही बंद रहे, लेकिन परम ज्ञान के केंद्र दारू के ठेके निर्बाध रूप से चलने के लिए खोल दिए गए। लक्ष्य की साधना कैसे की जाती है, यह हमें 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े शराब प्रेमियों से सीखनी चाहिए। धैर्य भी यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह जो 5 अटेम्प्ट देने के बावजूद भी इस उम्मीद में रहता है कि उसका एक दिन प्रॉपर आईएएस में होगा। 4-4 घंटे से 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहना कोई महान धैर्यवान ही ऐसा कर सकता है। लंबी कतारों में प्रतीक्षा कर रहे शराब प्रेमियों से ज्यादा धैर्यवान भला कौन हो सकता है, ऐसा हमने उस दिन अच्छे से जान लिया। जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो अपनाओ, जितना डटकर मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत किया करो, फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी जितनी आपने सोच रखी है। मैंने यह मैसेज पहले एंजल को व्हाट्सएप किया और फिर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अगला अध्याय है यूपीएससी को फोड़ दिया। मेरे 4 साल का यूपीएससी का सूखा, उसका दुखद, उसका रुदन, उसके छुपाए आंसू एक ही पीडीएफ में और एक ही चीख के साथ बाहर आ गए। ऐसा लगा कि कई सालों से रुके हुए और जमे हुए आंसू एक प्रभाव में निकल आए हों। रिजल्ट आने वाले दिन मैं दिल्ली में था और एंजल जयपुर में। रिजल्ट सुबह 11:30 बजे के करीब आ गया था। मैंने उन्हें फोन मिलाया और सबसे पहले उनका रिजल्ट बताया। जब मैंने उनसे कहा कि उनका टॉप 50 में चयन हुआ है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रैंक बताई तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। मैं और सुमित एंजल से मिलने जयपुर निकल गए। रिजल्ट वाले दिन एंजल का बार बार मुझसे बात करना प्रिंसिपल साहिबा को अखर रहा था। मैं कार में बैठे बैठे एंजल का यूट्यूब वीडियो देखने लगा। सिविल दिल्ली कोचिंग में उनका इंटरव्यू था जो 2018 का था, जो एंजल को व्हाट्सएप कर दिया। यह बकवास वीडियो था, मैंने हटवा दिया। यह मेरी सबसे खराब मौक में से एक था। एंजल ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा, आपने कोचिंग वाले को कॉल करके वीडियो हटवा दिया, क्या बात है मैडम। वैसे मॉक इंटरव्यू देते समय मुस्कुरा तो बहुत अच्छे से रही थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत
बेकार था, हट गया क्या? एंजल ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा। हाँ, अब तो एक से बढ़कर एक इंटरव्यू आएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी सफलता का राज जाने पूरा मीडिया उनकी मम्मा के ऑफिस के बाहर खड़ा है, वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में मशगूल है। यही प्यार की असली ताकत होती है। हाँ, अभी 4 टीवी चैनलों का इंटरव्यू दिया है। टीवी चैनलों द्वारा एंजल का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यूपीएससी में चयनित उन सैकड़ों अधिकारियों का इंटरव्यू लिया जा रहा था जिन्होंने 4 अगस्त को परीक्षा पास की थी। ऐसा लग रहा था मानो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली रैंक हासिल कर ली हो। ऐसा लग रहा था कि सेलेक्ट हुए ये बच्चे भारत का कायाकल्प कर देंगे। असल में होता क्या है ब्यूरोक्रेसी में, यह हम सभी भारतीयों को अच्छे से मालूम है। टीवी चैनलों द्वारा यूपीएससी टॉपर्स का महिमा मंडल किए जाने से खफा एक सीनियर पत्रकार ने अपनी फेसबुक वॉल पर बहुत अच्छी पोस्ट लिखी जो कुछ इस प्रकार है। वैसे तो बहुत सारी चीजें भारत में गलत है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि गलत तो है परंतु उसे बहुत अच्छे कार्य के रूप में दिखाया जाता है, वो है सरकारी नौकरी। खासकर यूपीएससी में अधिकारी पद पाने वाले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू और उनका महिमा मंडन। मैं बचपन से ही टीवी पर यूपीएससी के टॉपर्स के इंटरव्यू देखता आ रहा हूँ और आजकल यूट्यूब पर कई ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाने की वजह से फेसबुक, यूट्यूब आदि पर हर दूसरा तीसरा विज्ञापन इन्हीं लोगों के इंटरव्यू से संबंधित मिल जाता है। ये सफल छात्रों के अनुभव, उन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी कोचिंग पकड़ी आदि के बारे में होता है। इंटरव्यू में सवाल पूछने वाला उस छात्र को किसी महापुरुष की तरह दिखाता है, उससे ऐसा बर्ताव करता है जैसे उस छात्र ने देश के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर दिया हो जो उसके पहले बहुत कम लोगों ने करने की हिम्मत दिखाई। मेरे अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को महापुरुष के रूप में दिखाया जाना चाहिए और उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए जिन्होंने देश और समाज के लिए कोई सकारात्मक कार्य किया हो। किसी के द्वारा कोई नौकरी पा लेना कोई महानता का कार्य नहीं है जब तक कि उसकी नौकरी किसी सैनिक, किसान आदि की ना हो। उस छात्र की नौकरी सिर्फ उसके और उसके परिवार के लिए फायदेमंद साबित होगी। पहले उसे नौकरी पूरी कर लेने दीजिए, फिर देखिए कि क्या उसने इस नौकरी के दौरान समाज में कोई सकारात्मक बदलाव किया है, तभी उसका महिमा मंडन किया जाना चाहिए। इस इंटरव्यू के दौरान साथ में ये सूचना भी देनी चाहिए, व्यावसायिक प्रचार, कॉमर्शियल प्रमोशन जैसे फिल्मों में जब किसी कलाकार को धूम्रपान करते दिखाया जाता है तो सूचना दी जाती है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। मेरी बात पर विचार करने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए। जिस छात्र का इंटरव्यू हो रहा है उसमें ऐसा क्या खास है जो इसके बोलते हुए सबको सुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी नौकरी से इस्तीफा देकर आए और बोले कि मैं आईएएस बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, तो उनको हमें सुनना चाहिए क्योंकि उनके आईएएस बनने से देश को सच में फायदा हो सकता है। वे इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर एक छोटी नौकरी ले रहे हैं देश सेवा के लिए, इसलिए उनकी महानता का सम्मान करते हुए हमें उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। लेकिन किसी साधारण छात्र को नौकरी मिलने पर इंटरव्यू लेने का कोई तुक नहीं बनता। उसने एक नौकरी लेकर कोई देश पर एहसान नहीं किया, सिर्फ एक सीट को कम किया। क्योंकि इन नौकरियों में सीटें सीमित संख्या में हैं,
तो इन छात्रों के द्वारा बताई गई टिप्स का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए कि यूपीएससी में कुल 1000 सीटें आती है। टॉपर छात्र ने मान लीजिए बोला कि अमुक किताब पढ़ने से फायदे मिलेगा। उसी वर्ष देश के सभी यूपीएससी एस्पिरेंट उस छात्र की सलाह मानकर वही किताबें पढ़ी। अब बताइए कि उस वर्ष कितने छात्र उत्तीर्ण हो पाएंगे। जाहिर सी बात है कि 1000 छात्र उत्तीर्ण होंगे। अब फिर से जरा सोचिए कि उसका इंटरव्यू किसी ने ना लिया होता और इस प्रकार अमुक किताब का जिक्र भी ना होता तो कितने छात्र इस बार उत्तीर्ण होते। फिर से 1000 छात्र उत्तीर्ण होते। कहने का मतलब इन टॉपर छात्रों के इंटरव्यू से हो सकता है कि राम की बजाय श्याम का फायदा हो जाए, लेकिन अगर हम पूरे भारत को देखें तो किसी का फायदा नहीं होता, क्योंकि राम के बदले श्याम अधिकारी बन जाएंगे तो देश के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसे राम करते। अगर टॉपर छात्र कोई अपाहिज, बहुत निर्धन, रिक्शा चालक आदि भी हो तो भी इसी तरह का इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं। सीधी सी बात है, किसी एक दो रिक्शा चालक को अधिकारी बनाने से बाकी लाखों रिक्शा चालक की सामाजिक हालत नहीं सुधरेगी। वे अपनी नौकरी के दौरान कुछ ऐसा खास नहीं करने वाला जिसकी वजह से देश की गरीबी हटेगी या देश में कुछ और अच्छा बदलाव आएगा। उसने बस एक नौकरी ली है जिसकी सीमित पद हैं और कुछ वर्षों की नौकरी के बाद उसके विचार और किसी दूसरे अधिकारी के विचार, जिसके बाप दादा भी अधिकारी थे, में कोई परिवर्तन नहीं रह जाएगा। तो इस तरह के इंटरव्यू से देश का क्या नुकसान? दो तरह से नुकसान है। कोचिंग क्लासेस को बढ़ावा मिलता है और कोचिंग क्लासेस लगातार कंपटीशन का कटअप बढ़ाती है। मान लीजिए कि देश में एक भी ऐसी कोचिंग ना हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाए। अब ऐसे में हर छात्र खुद से पढ़ेगा, खुद से विषय को समझेगा। क्योंकि सब कुछ आपको खुद करना है तो जाहिर है कि पूरा सिलेबस खत्म करना मुश्किल होगा। ऐसे में जो भी 30 से 40% पाठ्यक्रम छात्र पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेने के लिए काफी होगा। अब जब इतनी क्लासेस चालू हो गई है तो पूरा सिलेबस और उसे याद करने और समझने का ट्रिक आदि आसानी से मिल जाती है, जिस वजह से छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोग जब पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो अपने आप ज्यादा स्कोर करते हैं और कटअप ऊपर बढ़ता जाता है। अगर परीक्षा की कठिनाई हर बार न बढ़ाई जाए तो इससे नुकसान ये होता है कि जो नौकरी आपको 1 वर्ष की तैयारी में मिल सकती थी उसके लिए आपको 3-4 साल देने पड़ेंगे। यह इंटरव्यू पहले से नौकरी कर रहे छात्रों को भी बड़ी नौकरी के लिए तैयारी करने को प्रोत्साहित करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ को नौकरी मिल जाती है लेकिन 99% को पैसा समय बर्बाद करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अब ऐसे लोग जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, अगर वे अपने काम में ही मन लगाते तो और आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इस इंटरव्यू के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको सरकारी अधिकारी बनने के लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा लगता है कि भारत को बस आईएएस आईपीएस की जरूरत है, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, उद्योगपति आदि की नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग जैसे कंपनियां मौजूद हैं। 21वीं शताब्दी में जब भारत विश्व स्तरीय स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने के लिए तरस रहा है, तब युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे सरकारी अधिकारी बने। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक पंखे में लगने वाली चिप भी निर्मित नहीं होती और चीन से मंगवानी पड़ती है। और ये फैक्टर फिर से कटऑफ को बढ़ा देता है, क्योंकि जो पहले से नौकरी में है वो थोड़ा ज्यादा होशियार होते हैं। इससे बेरोजगार छात्रों के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती है। संक्षेप में ये साक्षात्कार
परीक्षा को लोकप्रिय बनाकर अपने कोचिंग क्लासों की ब्रांडिंग के लिए छात्रों, नौकरी पेशा लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी तरह ये कक्षाएं और साक्षात्कार समाज और छात्रों की मदद नहीं करते, उल्टे नुकसान ही करते हैं। अभिषेक जी ने एक दूसरा नजरिया पेश करते हुए अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, प्रशासनिक सेवा की परीक्षा का नशा। आज संघ लोक सेवा आयोग प्रशासनिक परीक्षा का परिणाम आने के साथ ही मंचमाला माइक कैमरे सज चुके थे। टॉपर्स के घर टीवी चैनलों की छापेमारी शुरू हो चुकी है। उनकी सफलता का राज जानने के लिए वो भी अपने घर के सादे में ड्राइंग रूम में इंटरव्यू देते हुए कंसिस्टेंसी और फंडामेंटल्स, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट मेकिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे भारी भरकम शब्दों पर ध्यान देने को सफलता का मूल बता रहे थे। और हाँ, फैमिली को बड़ा सा थैंक यू कह रहे थे सपोर्ट के लिए। अगले दिन कोचिंग वालों के इश्तिहार अपने परिणामों के वैभव दिखाते हुए सभी अखबारों और पत्रिकाओं में भरे पड़े होंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर टॉपर्स के नए पेज, प्रोफाइल का सृजन होगा और ज्ञान की गंगा बहने लगेगी। फिर शुरू होगा देश भर में इनसे प्रेरणा लेकर फटाफट एनसीईआरटी की किताबें खरीदने का दौर। आत्मविश्वास के उबाल आएंगे, कुछ कर गुजर जाने के जज्बे जोर मारेंगे। फिर बहुत देरी बालक बालिकाओं दिल्ली जयपुर की तरह कूच करेंगे, जिनमें लड़के सबसे पहले दाढ़ी बाल न कटवाने का, फेशियल वैक्स न करवाने का प्रण लेंगे। मुखर्जी नगर वो राजेंद्र नगर अब जोश से लवरेज हो जाएंगे। इश्कबाजी और फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से जरा परहेज। कंस्ट्रक्शन जैसे भारी भरकम शब्दों पर ध्यान देने को सफलता का मूल बता रहे थे। और हाँ, फैमिली को बड़ा सा थैंक यू कह रहे थे सपोर्ट के लिए। अगले दिन कोचिंग वालों के इश्तिहार अपने परिणामों के वैभव दिखाते हुए सभी अखबारों और पत्रिकाओं में भरे पड़े होंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर टॉपर्स के नए पेज, प्रोफाइल का सृजन होगा और ज्ञान की गंगा बहने लगेगी। फिर शुरू होगा देश भर में इनसे प्रेरणा लेकर फटाफट एनसीईआरटी की किताबें खरीदने का दौर। आत्मविश्वास के उबाल आएंगे, कुछ कर गुजर जाने के जज्बे जोर मारेंगे। फिर बहुत देरी बालक बालिकाओं दिल्ली जयपुर की तरह कूच करेंगे, जिनमें लड़के सबसे पहले दाढ़ी बाल न कटवाने का, फेशियल वैक्स न करवाने का प्रण लेंगे। मुखर्जी नगर वो राजेंद्र नगर अब जोश से लवरेज हो जाएंगे। इश्कबाजी और फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से जरा परहेज। फिर 2-3 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद कुछ का लिस्ट में नाम आएगा और कुछ घटी हुई एनर्जी और बढ़ी हुई फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी बुकिंग जारी रखेंगे। सिविल सर्विसेज की रगरम पैलेस में आपकी बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी ही आपकी सीनियरिटी का परिचायक होती है। फ्रस्ट्रेशन, उम्र और दाढ़ी तीनों बढ़ती जाती है और पीछे से कोई 3-4 साल वाला जूनियर बालक बालिका पहले ही अटेम्प्ट में ठीक ठाक रैंक पेल देता है। तब फ्रस्ट्रेशन का इंडेक्स एक अंक और ऊपर खिसक जाता है। ज्ञान इतना हो जाता है कि आप चलते फिरते गूगल बन जाते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों का पैकेज भारत के बढ़ते आयात की तरह विशाल होता जाता है। उनके हाथ में बंधी एप्पल वॉच हमें अपना समय देखने को विवश कर देती है। अब जीवन में आध्यात्म की एंट्री होने लगती है। अवसरों की कमी और पैसे की तंगी दोहरी मार करती है। दिल्ली, इंदौर जैसे चमकदार शहर में बस मोह माया है। अहम ब्रह्मास्मि
चरैवेति जैसे एथिक्स में पढ़े सभी दार्शनिकों के सबक याद आने लगते हैं। दुनिया भर की जियोग्राफी और पॉलिटी अंदर ही अंदर जोर मारती है। लौंडे विरक्त होने लगते हैं दुनियादारी से और फिर शुरू होता है दिल्ली की गलियों से पलायन। एक सपने के पीछे एक उम्र खप जाती है और फिर हम दाढ़ी साफ करके यूपीएससी के तिलमिस को तोड़ इधर उधर सेट हो जाते हैं। लड़कियों के माता पिता उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर उनकी शादियों पर जोर देते हैं। कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से नायब तहसीलदार, फिर पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी, कांस्टेबल और जो बुद्धिमान है वो साथ साथ बीएड करके संविदा शिक्षक की ओर पलायन कर देते हैं। बचे खुचे ब्रह्म राक्षस कोचिंग सेंटर में फैकल्टी बनकर अपने अनुभवों पर प्रवचन देने लगते हैं। कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के शब्दों में कहे तो आप तो सिविल सर्विस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विस आपसे बाहर नहीं निकलती। मैं चाहता हूँ टीवी पर एक इंटरव्यू इस तरह से थके हुए, बुझे हुए लेकिन मेहनती, जुझारू, संघर्षरत पलायनवादियों का भी जरूर होना चाहिए। इस यूपीएससी की संध्या पर सिर्फ टॉपर्स ही सब जानते हो ऐसा नहीं है। उनकी यह फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क्या मुझे राजस्थान कैडर मिल जाएगा, एंजल का मैसेज था। शायद ही मिले क्योंकि आपसे पहले 3 और हैं जनरल कैटेगरी में ही, मैंने कहा। एंजल के आईएएस परीक्षा में चयन ने समाज में प्रचलित कई मिथकों को तोड़ दिया। पहला मिथक तो यह टूटा कि यह प्यार और यूपीएससी साथ साथ नहीं हो सकते। मजे की बात यह है कि वर्ष 2018 में कनिष्क कटारिया ने स्वीकार किया था कि उनके चयन में उनकी गर्लफ्रेंड सोनल का हाथ है और इस साल एंजल के चयन में उनके बॉयफ्रेंड यानी गिरीश का हाथ। एंजल ने दूसरा मिथक यह तोड़ा कि आईएएस अफसर बनने के लिए 16 से 18 घंटा पढ़ना जरूरी होता है। एंजल नियमित तौर पर 6 से 7 घंटे ही पढ़ती थी। तीसरा मिथक यह तोड़ा कि सोशल मीडिया सफलता में बाधक है। एंजल और मैं हर रोज 1 से 1.5 घंटे फोन पर डिस्कशन किया करते थे। इसके अलावा एंजल हर रोज तैयारी को धारदार बनाने के लिए ओनली आईएएस प्रीलिम्स बूस्टर और द हिंदू एडिटोरियल देखा करती थी। साथ ही दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट ऑडियो आर्टिकल और साप्ताहिक करंट अफेयर्स जैसे प्रोग्राम भी नियमित तौर पर देखा करती थी। उनकी सफलता में यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाधक की जगह सहायक बने। जब मैंने एंजल के आईएएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट पीडीएफ में देखा तो मुझे लगा कि मेरी सारी तपस्या का फल उसी क्षण बिना मांगे ही मिल गया। मैं इतना खुश था कि मैं यूपीएससी के हर गंभीर अभ्यर्थी की चीख चीख कर कहना चाहता था, यूपीएससी असंभव नहीं है। मैं कहना चाहता था कि लगे रहो तो यूपीएससी को फतह किया जा सकता है। सपना तुम्हारा है तो जान भी तुम्हें ही झोंकनी पड़ेगी। एक बातों गांठ बांध करके ध्यान में रखना है कि सिविल सेवा में चयन तभी होता है जब आपने तैयारी ओवरऑल की हो, यानी प्रीलिम्स, मेंस तथा इंटरव्यू की तैयारी एक साथ। अर्थात तैयारी शुरू करने से पहले एक दिन से ही लगभग 1.5 साल की तीनों पार्ट की एक साथ तैयारी करें। फिर जब प्रीलिम्स एग्जाम को 3 महीने रह जाए तब केवल प्रीलिम्स की तैयारी होनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा में ना तो केवल तथ्यों से काम चल सकता है, ना ही केवल कॉन्सेप्ट से। आपको जरूरी तथ्यों तथा कॉन्सेप्ट दोनों पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। आप ना तो केवल ज्ञान के दम पर सिविल सेवा पास कर सकते हो, ना ही केवल लेखन शैली के दम पर। आपको आवश्यक ज्ञान हासिल करने तथा अच्छी लेखन शैली दोनों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही तैयारी शुरू करने से पहले दिन से एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह का व्यक्तित्व बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज का टाइम ही ऐसा है कि अधिकतर युवा आपको आसपास के माहौल से शिकायत करते हुए तथा व्यवस्था को कोसते हुए मिल जाएंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति तथा कठोर श्रम साधना वाले
वाले कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो ना गरीबी, ना असुविधा और ना ही तमाम कठिनाइयों की एक बार भी शिकायत किए एक दिन इतने काबिल हो जाएंगे कि भविष्य में उन्हें मैनेजमेंट की किताबों में, जीवन प्रबंधक के रूप में तथा इतिहास की किताबों में उन्हें युग पुरुष के रूप में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जीवन के किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो एक दिन में सुबह उठने से लेकर सोने तक के जो 17 घंटे आपको मिलते हैं उसमें आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना 110% दो। दोस्तों, अपना कर्म कुछ इस तरह करो कि जब भगवान दुनिया में सबसे अच्छे से कर्म करने वाले 0.1% लोगों की रैंकिंग जारी करे उनमें आपका नाम जरूर हो। अगर आपने सबसे अच्छे कर्म करने वाले 0.1% लोगों की सूची में जगह बना ली तो आपको दुनिया में सबसे सफल 0.1% लोगों में से एक होने की गारंटी मैं देता हूँ। मैं यह सब उन गंभीर अभ्यर्थियों को इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इन सारी बातों ने एंजल को कठिन परिस्थितियों में बहुत मदद की थी और आज वह भारत की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप 50 में चयनित होने में कामयाब हो गई थी। सिलेक्शन होने के बाद जब उन्हें ग्रामवासियों द्वारा सम्मानित किया गया तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कुछ सफलता के सूत्र बताए थे जो यूपीएससी में ही नहीं जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए शानदार थे। पहला सफलता का सूत्र उन्होंने यह बताया कि एक सवाल हर रोज खुद से कीजिए कि क्या मैं मेरा काम सबसे बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अगर उत्तर मिले नहीं तो उस काम को उत्कृष्ट तरीके से करने के उपाय जरूर खोजें क्योंकि औसत तरीके से किए गए काम के परिणाम भी अक्सर औसत ही होते हैं तथा उत्कृष्ट तरीके से किए गए काम के परिणाम भी उत्कृष्ट मिलते हैं। फिर चाहे वो काम पढ़ने का हो या फिर पढ़ाने का, खेलने का हो या खिलाने का, आप ग्रेट बनने के लिए काम ना करें बल्कि जो भी काम करते हो उसे ग्रेटनेस के साथ करें। आप उस क्षेत्र में जरूर एक दिन ग्रेट बन जाएंगे। दूसरी बात यह कि जिस संकल्प को ठाना हो अगर बस उसी को पाना है तो अच्छी रणनीति बनाओ, उस पर अमल करो। मंजिल की राह में विकल्प बहुत मिलेंगे पर विकल्पों में भटककर संकल्प को आंखों से ओझल नहीं होने देना है। यदि आप अपने लिए संकल्प के अलावा कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो आप एक दिन अपने संकल्प को जरूर पालेंगे। तीसरी बात यह कि अगर आप बड़ी मंजिल पाना चाहते हो तो एक नियम अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए, वो है 20/80 का नियम। इस नियम के तहत आप अपनी दिनचर्या में समय की उस 20% भाग का पता लगाओ जो आपके लिए प्राइवेट टाइम हो। इस समय में आप अपने प्राथमिकताओं वाले 20% कार्यों को हर हाल में निपटा ले। मजे की बात यह है कि यह 20% महत्वपूर्ण समय तथा कार्य आपकी सफलता में 80% रोल प्ले करेगा। चौथी बात, कामयाब होने वाले छात्र भीड़ पर नहीं लक्ष्य पर निगाह रखते हैं इसलिए उन्हें भीड़ नहीं मंजिल दिखाई देती है, इसलिए वो हजारों हजार की भीड़ को चीरकर भी सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। पांचवी बात, अधिकतर लोग वही राह चुनते हैं जिनमें कम से कम मेहनत करनी पड़े और ज्यादा अनुशासन के फेर में न उलझना पड़े, यानी वे शरीर को अधिकतर समय आरामदायक स्थिति में तथा मस्तिष्क को अधिकतर समय अर्ध प्रसुप्ता अवस्था में ही रखना चाहते हैं ताकि कुछ नया करना ना पड़े, कुछ नया ना सोचना पड़े और ना ही परिस्थितियों से दो हाथ करने पड़े। वही कुछ लोग कठोर मेहनत करने वाली, कुछ नया और बड़ा करने वाली कठिन राह चुनते हैं तथा मंजिल मिलने तक हिम्मत नहीं हारते, चैन से नहीं बैठते तथा कर्म अनुशासन तथा लगन के त्रिकोण की लय नहीं खोते हैं।
सफलता के सूत्र के रूप में छठवीं बात एंजल ने यह बताई कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और जीवन में संगति बहुत अहमियत रखती है। इंसान की जैसी संगति होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इंसान के गुण दोष संगति पर निर्भर करते हैं, यानी संगति मानवीय गुणों को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। संगत की वजह से अक्सर व्यक्ति के चाल ढाल, रहन सहन, खान पान, बात करने का सलीका, चरित्र आदि में परिवर्तन आ जाता है। कविकर रहीम का एक दोहा है, कदली से भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तो से फल दीन। यहाँ दोहे का भावार्थ यह है कि संगति का असर हर चेतन वस्तु के ऊपर पड़ता है। कहा जाता है कि इंसान योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। मनुष्य का आचरण स्वभाव उसकी संगति से ही निश्चित होते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसके जीवन पर उसका व्यापक असर उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। जीवन में उन्नति की सीढ़ी सत्संगति है। अच्छी संगति एक प्राणवायु है जिसके संसर्ग मात्र से व्यक्ति सदाचरण का पालक बन जाता है और विनम्र, परोपकारी, ज्ञानवान एवं दयावान बन जाता है। यही नहीं, अच्छी संगति से इतना ओज होता है कि वह बुराइयों का नाश करने की क्षमता रखता है। यहाँ सत्संगति का अभिप्राय सचेत व्यक्तियों के संपर्क में रहना, उनसे संबंध बनाना है। संगति से ही व्यक्ति को संस्कार प्राप्त होते हैं। यदि कोई इंसान खुद में सुधार चाहता है पर उसकी संगति यदि बुरे विचार वालों यानी दुर्जनों की रही तो उसे अच्छी संस्कार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। वही यदि संगति सज्जन लोगों से की होगी तो व्यक्ति के विचार शुभ होंगे और आत्मा शुद्धि के मार्ग की ओर बढ़ जाएगी। गुणी जन और अच्छे व्यक्ति साथ हो तो मानव सन्मार्ग की तरफ चलेगा। गलत आचरण वालों का साथ मिल गया तो मानव वैषण व्यवहार की ओर चल पड़ेगा। इसलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए और दुर्जनों की संगति से बचना चाहिए। हम सभी को ऐसे मित्र रखने चाहिए जो हमें ऊंचाई से नीचे ना गिराए बल्कि नीचे से ऊंचा उठाने में सहायक हो। बुरी संगति प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार और असफल बना देती है। इसलिए हमें अपने दोस्त सोच समझकर और सावधानी से चुनने चाहिए। कुल मिलाकर हम सत्संगति यानी अच्छी संगति में रहकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बना सकते हैं। एंजल ने सफलता के सूत्र के रूप में एक बात और यह बताई कि जब भी निर्णय लेने में दुविधा हो तो अपने अंतर मन की आवाज सुने। अंतःकरण अंतरात्मा को मनुष्य में सही गलत, नीति अनीति, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, उचित अनुचित का अंतर करने वाला नैतिक बोध माना जाता है जो कि मनुष्य के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। अंतःकरण की मदद से हम अपने नैतिक सिद्धांतों को गहनता से जानते हैं तथा उनके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और व्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर मन की आवाज उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है। लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं तो इससे प्रसन्नता की भावनाएं जन्म लेती है। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना रहा है कि अंतःकरण की आवाज हमारे अंदर से सदैव हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आती रहती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग आधुनिक जिंदगी के कोलाहल में उस आवाज को सुन नहीं पाते। अपने अंतःकरण की आवाज को न सुनने वाला मनुष्य जीवन में सदैव अशांत और पथभ्रष्ट ही रहता है। कई बार यह देखा जाता है कि इंसान जब लोभ और लालच के कारण अपने क्षणिक भौतिक सुख के लिए अपनी अंतःकरण की आवाज नहीं सुनता
तो वह बुरी आचरण में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे शुभ अशुभ का मान भी नहीं रहता है। महात्मा गांधी तो अंतरात्मा की आवाज को ही सर्वोच्च मानते थे तथा उनके कई निर्णयों का नैतिक आधार अंतःकरण की आवाज ही हुआ करती थी। गांधी जी का अंतरात्मा की आवाज सुनकर सत्य के साथ खड़े रहे, इसलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल रहे। जीवन में हमेशा प्रसन्नता पूर्वक रहने का सरल सा तरीका यह है कि हमें अपने अंतःकरण की आवाज सुने, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज प्रत्येक परिस्थिति में सदैव सही होती है। हम जब कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं तब हम कहीं ना कहीं अपनी त्रुटि भूल से परिचित होते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है, अंदर से आवाज आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यह हमारी अंतःकरण की आवाज होती है जो हमें कुछ गलत करने या किसी को कष्ट पहुंचाने से रोकती है। परंतु जब हम अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि हम किसी अच्छे कार्य के बारे में दुविधाग्रस्त होते हैं, मसलन सड़क हादसे में किसी की सहायता के लिए रुकना, तो हमारी अंतरात्मा इसके लिए हमें प्रेरित करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंतःकरण की आवाज हमें सत्य एवं नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गलतियां जिनकी वजह से असफल होते हैं हम। आईएएस बनना एक वो सुनहरा ख्वाब है जो लाखों युवाओं के दिलों में पलता है। इसको पूरा करने के लिए हर एक अभ्यर्थी जी जान लगा देता है, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं और बाकी लोगों के लिए ये मात्र एक ख्वाब ही रह जाता है। क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करना हमें आईएएस बना सकता है? मेरा जवाब है नहीं। आईएएस बनने के लिए कड़ी मेहनत के साथ बहुत कुछ और भी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने के बाद जीवन की मिली-जुली सफलता और असफलताओं के बाद मैं आपके बीच अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ और उन गलतियों को आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारी सफलता के आड़े आती है। इन गलतियों की वजह से या तो सफलता देर से मिलती है या कई बार समय निकल जाता है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। पहला है गलत शुरुआत। अक्सर जब हम तैयारी के क्षेत्र में आते हैं तो जोश इतना होता है कि बिना कुछ जाने समझे बस जुट जाते हैं तैयारी में, लेकिन वो सिर्फ आपका जोश है और आपको इस जोश के साथ दृढ़ संकल्प, दीर्घ इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास, मानसिक रूप से हार को सहन करने की शक्ति भी आवश्यकता होती है। आपका पहला कदम परीक्षा व सिलेबस के विषय में संपूर्ण जानकारी लेना होना चाहिए। दूसरा है गलत माध्यम का चयन। हिंदी भाषी या क्षेत्रीय भाषाओं से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि अगर सिलेक्शन होगा तो सिर्फ अंग्रेजी विषय से, इसलिए अंग्रेजी विषय का ही चयन करें। हालांकि ये बात सच है कि सफल विद्यार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंग्रेजी भाषा रखने वालों का है, लेकिन हिंदी भाषा से चयन कम होने के बहुत सारे कारण हैं। आप उस भाषा का चयन करें जिस भाषा में आप अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अंक भाषा के चुनाव से नहीं आपके उत्तर लिखने से मिलते हैं। तीसरा, गलत वैकल्पिक विषय का चयन। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने वैकल्पिक विषय का चयन पिछले वर्षों में उस विषय के कितने अभ्यर्थी सफल हुए उनकी संख्या को देखकर करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। विषय का चयन अपनी रुचि के हिसाब से करें, जिस विषय में आप सहज महसूस करें और अपने प्राप्त ज्ञान को परीक्षा में बेहतर तरीके से लिख सके, उसी विषय का चयन करें।
चौथा है गलत मार्गदर्शन। गलत मार्गदर्शन आपके जीवन के कुछ बहुमूल्य वर्षों का विनाश कर सकता है, इसलिए हर किसी के अंधभक्त न बने और अपनी बुद्धि विवेक का भी अनुसरण करे। ये सही है कि एक सफल व्यक्ति आपको सफलता के लिए दिशा बता सकता है, लेकिन एक असफल व्यक्ति आपको वे गलतियां बताएगा जिनका वो साक्षी रहा है, और ये दोनों बातें जानना आपके लिए जरूरी है। पांचवा है गलत अध्ययन सामग्री। तैयारी में आते ही लोग इस माया जाल में उलझ जाते हैं और 100% सफलता की गारंटी देने वाली किताबें, चमत्कारी नोट्स इत्यादि खरीदकर अपनी रैंक सजाने लग जाते हैं, जबकि आपको एनसीईआरटी प्रत्येक विषय से 2-3 अपेक्षित किताबें, 2-3 मानसिक पत्रिका और पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र चाहिए होते हैं। परीक्षा के निकट आने पर टेस्ट से ज्वाइन करनी चाहिए या टेस्ट पेपर हल करने चाहिए। अगर परीक्षा पास करनी है तो नोट्स के पीछे की दीवानगी भूल जाइए। किन्हीं 1-2 कोचिंग के नोट्स तथा किसी अनुभवी अभ्यर्थियों के ऐसे नोट्स जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करते हैं और आपकी समझ में आ रहे हैं काफी है। छठा है गलत रणनीति। बहुत से लोग कोई भी रणनीति नहीं बनाते या फिर गलत रणनीति बना लेते हैं। अनेक अभ्यर्थी लोगों से पता करके या फिर इंटरनेट की सहायता से सभी अच्छे लेखकों की किताबें ले लेते हैं और बस लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना यह चाहिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी की वो सभी किताबें खरीदें जो आवश्यक है और उन्हें कम से कम 2-3 बार पढ़ डालें। साथ में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर नजर डालते रहे। जब आपका बेसिक मजबूत हो जाए फिर उठाए सभी रेफरेंस किताबों को। सातवां है पढ़ने का गलत तरीका। बहुत से मित्रों को देखा है कि जो बस दिन रात पढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी परीक्षा का प्रीलिम्स पेपर तक पास नहीं कर पाते। हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। आप एक बार में 2 विषय उठाइए और दिन में जितने घंटे पढ़ते हैं उनको 2-2 घंटे के स्लॉट में बांटिए। जैसे यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो इसको 4 भागों में बांट लीजिए। फिर 2 घंटे का एक स्लॉट समसामयिक, न्यूज़पेपर, कंटेम्पररी इश्यूज आदि को दीजिए और 2 घंटे का समय अपनी वैकल्पिक विषय को दीजिए। बाकी 2 घंटे के 2 स्लॉट जो 2 विषय आपको पढ़ने हैं उनको दीजिए और हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। 8वां है निरंतरता की कमी। अक्सर जब हम जोश में होते हैं तो निरंतर 10 से 12 या अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद बीच बीच में 5-10 दिन का गैप कर लेते हैं, जो कि गलत है। आप अपनी एक दिनचर्या बनाइए। जो लोग जॉब करने वाले हैं वो उस हिसाब से और जो सिर्फ तैयारी करने वाले हैं वो उस हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाइए और दृढ़ता से उसका अनुसरण करें। 9वां है सोशल जीवन का त्याग। ये सही है कि यदि आपको अपना अधिकतम समय पढ़ाई को देना है तो सोशल जीवन से थोड़ा दूरी बना लेने में ही भलाई है, लेकिन मित्रों और परिवार से पूरी तरह से दूर मत होइए, क्योंकि जब अकेलापन महसूस होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और वो कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए पढ़ाई और समाज के बीच संतुलन बनाए रखिए। 10वां है अपने शौक, खुशियों और व्यक्तित्व का त्याग। ये सोचना गलत होगा कि हमें सफल होना है तो हमारी जिंदगी में मौज मस्ती की कोई जगह नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि आप थोड़ा घूमिए फिरिए, मनोरंजन कीजिए या फिर कोई खेल जो आपको पसंद हो वो खेलिए। गाना बजाना आदि सब कीजिए, लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर। सप्ताह में 1 दिन या 2 सप्ताह में 1 दिन कुछ घंटे आप खुद की खुशियों को भी दीजिए। जब हमारा मन खुश रहता है और दिमाग शांत रहता है तो हमारे दिमाग की क्षमता का हम पूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि पढ़ाई के साथ मौज मस्ती और खुश रहने वाले लोग जल्दी सफल होते हैं।
हम गधे नहीं हैं जो हमेशा बस एक ही काम करते रहना है। स्मार्ट स्टडी करिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड का आईएएस में चयन हुआ है, भौकाल मारना तो बनता है, मैंने लव गुरु को कहा। बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, भाई एंगेजमेंट कर ले, क्या पता लड़की के भाग से तेरा भी भाग खुल जाए, लव गुरु ने कहा। एंजल की फैमिली से उसके सेटल हो जाने के बाद में बात करनी चाहिए। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद एंजल का जीवन सार्वजनिक जीवन हो गया है और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी में लगा हूँ। सोशल मीडिया पर भी शेयर नहीं किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड का आईएएस में चयन हुआ है, क्योंकि वह एक लड़की है जो उन्हें सामाजिक नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। गिरीश बाबू, यह मन से निकाल लीजिए कि लड़की को इम्प्रेस तो कर ही लिया है और इसके बाद लड़की पहल करेगी। अगर आप भी यही सोचकर बैठे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वह आपको पसंद भी करती है तो भी पहल नहीं करेगी। आपको जब भी मौका मिले आप लड़की से अपने दिल की बात कह दे। आप प्रपोज करने में देर ना करें। लड़की का दोस्त बनने या फिर उसकी तरफ से पहल करने की उम्मीद करना बेकार है, लव गुरु ने अनुभव का एक बंडल खोलते हुए कहा। गिरीश, तुम अपना प्यार पाना चाहते हो, लेकिन एंजल की हाई स्टेटस नौकरी के आगे तुम्हारा प्यार हार भी सकता है, इसलिए संभल कर चलना दोस्त। गिरीश भाई, लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, पैसे के पीछे पागल होती है, ऐसा क्यों लगता है सुमित भैया? जमाना बदल गया है गिरीश। फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं बल्कि आजकल फैमिली इनकम मैटर करती है और लव सब बाद की बातें हैं, लव गुरु ने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा। एक अजीब बात है कि आईएएस तथा आईपीएस में चयनित 90% अधिकारी अपने संघर्ष के मित्रों से कभी फोन पर भी बात करना पसंद नहीं करते। मिलना तो दूर की बात है, वह अपनी तथाकथित सफलता को इसी नजरिए से देखते हैं कि वह कितने कामयाब है, जबकि वह कामयाब होकर भी फेल है। सफलता का मतलब समाज और दोस्तों से कट जाना नहीं बल्कि जुड़ जाना होता है। वे इतनी बेसिक बात भी नहीं जानते और खुद को 30 मार खान समझते हैं। असल में कोई परीक्षा पास कर लेने से कोई सफल नहीं हो जाता। आज आप देख लीजिए कि चरित्र और व्यवहार की बात दूर दूर तक नहीं होती है, जबकि खूबसूरती बाजार में बिक रही है और पैसा उसे खरीद रहा होता है। आज बाजारवाद के दौर में इंसान की नैतिकता और चरित्र की बात बेमानी सी हो गई है। लोग सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछते हैं जिनका हालचाल पहले से ही बहुत अच्छा होता है। मुश्किल में पड़े इंसान के तो लोग नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं। भारतीय विदेश सेवा में अभी एक अधिकारी चयनित हुआ है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उस समय उन्हें छोड़ दिया था जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और वह विकलांग हो गया था। एक बात बोलूं ग्रीस, हैसियत को मिलती है दिल में जगह, तुम जज्बात लिए फिरते हो। हैसियत की क्या बात कर रहे हो? जो देश के सबसे बड़े अखबार में नियमित तौर पर आर्टिकल लिखता है उसकी हैसियत एक आईएएस ऑफिसर जितनी भी नहीं होती क्या? इसका रोग जिस छोकरे को लग जाए उसे प्रेमिका के वादों के सिवाय इस जग के सारे सच झूठ ही लगते हैं। उस वक्त अगर महबूबा बोल दे कि गुलाब के फूल नहीं कांटे ही खूबसूरत होते हैं तो दीवाना अपने घर के हर गमले में फूलों के बजाय कांटे को उगाने का प्रयास करने लगेगा। अरे भाई, आईएएस ऑफिसर और मंत्री लोग खुद को पृथ्वी का प्राणी नहीं समझते, मंगल ग्रह का प्राणी समझते हैं अधिकतर। हालांकि मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी है जो जमीन से जुड़े रहते हैं, अपना सरल सहज स्वभाव बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। हमारा एक बैचमेट और फ्रेंड नहीं था जो 2 साल पहले हरियाणा कैडर में आईपीएस ऑफिसर बन गया था, आज हमारे फोन कॉल तक नहीं उठाता। मसूरी की हवा बहुत से लोगों को बदल कर
रख देती है। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है, अगर बदल जाए यार तो प्यार कैसा। मुझे तो एंजल ने हिदायत दी है कि तैयारी पर फोकस करो, बाकी किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल मत करो। यह सब बाद में देखेंगे, पहले 4 अक्टूबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे खुद सिलेक्शन लेने पर फोकस करना चाहिए, पहले आईएएस की नौकरी फिर छोकरी। मैंने कैरियर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा। अरे भाई प्रपोज तो कर दो, प्रपोज करने में कौन सी पढ़ाई आड़े आ रही है, अभी मौका है। रिजल्ट की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी को भी प्रपोज करके प्रकट कर दे। दिल की बात को कहने में देरी नहीं करनी चाहिए। मसूरी की आबो हवा पहले से ही खराब है, ऐसे में पहले बता देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी किसी बात को वो ना तो इनकार करती है और ना ही हाँ, हर बात मुस्कुरा के टाल देती है। इससे ऐसा लगता है कि वह भी तुमसे प्यार करने लगी है। लव गुरु ने बोतल से पानी पीते हुए कहा। मैं यह सोचकर कभी उससे कह नहीं पाया था कि कहीं इजहार करने से दोस्ती भी ना टूट जाए। मैंने कहा, फोन पर आंखें गड़ाए हो, क्या कर रहे हो अभिलाष? लव गुरु ने पास में बैठे अभिलाष से पूछा। क्रश से चैटिंग हो रही है गुरु, व्हाट्सएप के सामने गुलाब का फूल फेल कर रहा है। मैंने कहा, घास डाल रही है या नहीं? लव गुरु ने अभिलाष की नब्ज टटोलने की कोशिश की। चैटिंग करने के अंदाज से तो लग रहा है कि लड़की पट रही है। अभिलाष ने फोन को टेबल पर रखते हुए कहा। कैसे कैसे, जरा डिटेल से बताओ। लव गुरु ने रुचि जाहिर की। सिग्नल तो यही है कि मैं व्हाट्सएप डीपी चेंज करता हूँ या व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ तो 15 से 20 मिनट में ही सीन हो जाता है। ऐसा हर बार होता है और वो फोटो या स्टेटस पर कमेंट भी करती है। कई बार चैट विंडो में टाइपिंग लिखा हुआ आता है लेकिन मैसेज नहीं आता, ऐसा भी होता है क्या? लव गुरु ने पूछा। हाँ भैया। अभिलाष बाबू, नाम क्या है क्रश का जिसके लिए जिया बेकरार है? लव गुरु ने शायराना अंदाज पेश किया। नाम तो है प्रतीक्षा, लेकिन मैं उनकी पल भर भी प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा। चलो मुझे सीपी भी जाना है, चलता हूँ। मैंने बातों के क्रम को तोड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर हम भी निकलते हैं, लव गुरु ने कहा। कुछ सप्ताह बाद अभिलाष जीटीवी नगर पहुंचकर मेट्रो गेट नंबर 4 पर बैठ गया और घंटे भर एक ही बात सोचता रहा। व्हाट्सएप से प्यार और व्हाट्सएप से ही ब्रेकअप, साथ निभाने की कस्में जो अब टूट भी गई। पहले हाय हेलो हाल चाल, अब टाटा बाय बाय। अजीब है वह वर्चुअल इश्क, अजीब है सोशल मीडिया का ट्रैप। कुछ देर और वहीं बैठे रहने के बाद अभिलाष फिर परमानंद कॉलोनी में लव गुरु के फ्लैट पर चला गया। वहां लव गुरु दैनिक जागरण की मसालेदार खबरों का अवलोकन कर रहा था। अभिलाष जी कैसे हैं आप? बड़ा मूड खराब है लव गुरु भैया, मुझे तो प्रतीक्षा ने ब्लॉक कर दिया। इस वर्चुअल जमाने में प्यार में ब्लॉक न हो तो फिर प्यार का क्या मजा। प्यार में ब्लॉक होकर अनब्लॉक होने वालों को ही ब्लॉकबस्टर कहते हैं, लव गुरु ने कहा। इस वीडियो में आप कैलाश मांझू बिश्नोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टर साहिबा सुन रहे थे। पिछले 3 वीडियो में आपने अध्याय 11 तक सुना है। अगले वीडियो में अध्याय 12 से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।